डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज के टॉपिक में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसके अंदर मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम टैक्स के बाकी प्रोविजंस हैं, उन सबको मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस ड्राफ्ट करे। नाउ लेट्स स्टार्ट। मिस्टर एक्स, a person of Indian origin, is settled in USA. He is owning 3 residential houses in USA and same is used for his own residence. The expected rent for each house is 6 lakhs per annum. He was visiting India for 60 days every year for last 5 years. In PY 25-26, he bought a residential house for his own residence and the expected rent thereof is 7 lakh rupees. Comment on taxable income in PY 25-26 इन दो सिनेरियो में। अगर वो PY 25-26 में इंडिया में विजिट करता है 60 दिन के लिए और इंडिया में विजिट करता है 190 दिन के लिए। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, जब भी फॉरेनर या फॉरेन इनकम इन्वॉल्व होगी, आपको सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पे ही डिसीजन लेना है कि इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। नाउ मिस्टर एक्स इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ही इज कमिंग टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। अब उस केस में हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का कैसे प्रोसीजर है, हम चेक करते हैं लेवल 1 टेस्ट। स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, नहीं सर वो तो उसने नहीं करा है। नाउ विल कम टू द लेवल 2 बिकॉज लेवल 1 टेस्ट फेल हो गया। लेवल 2 टेस्ट क्या कहता है? स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज और मोर, बाकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो लेवल 2 की फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा बिकॉज ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया फॉर 120 days or more because he stay in India for 60 days only. Hence उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? लेवल 2 टेस्ट फेल होने पे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पे फ्रेंड। मिस्टर एक्स इज अ नॉन रेजिडेंट इन केस 1। अब लॉ क्या कहता है? इफ एन इंडिविजुअल इज अ नॉन रेजिडेंट देन इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैन नॉट टैक्स हिज फॉरेन इनकम। मैंने 1961 यूज क्यों करा है? बिकॉज हम बात कर रहे हैं PY 25-26 और PY 25-26 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगी। तो इफ इंडिविजुअल इज अ नॉन रेजिडेंट देन इनकम टैक्स एक्ट कैन नॉट टैक्स हिज फॉरेन इनकम। एज अ रिजल्ट thereof, taxation of income under the head house property in respect of foreign houses is not within the purview of Income Tax Act 1961. मीन्स अगर एक इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, इन दैट सिनेरियो इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट एम्पावर द गवर्नमेंट टू टैक्स द फॉरेन इनकम। उसकी वजह से जो उसके यूएसए में 3 घर है, दैट विल नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। In India, he is owning only one house which he is used for his own residence, so annual value thereof is nil. Thus, X taxable income is nil. क्यों? क्योंकि जो उसके 3 घर यूएसए में है, उसके ऊपर टैक्सेशन की पावर इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है बिकॉज इंडिविजुअल इज अ नॉन रेजिडेंट। और इंडिया में जो उसके पास एक घर है, उस पर टैक्सेशन की पावर इंडिया में है, इनकम टैक्स एक्ट में है, बट दैट हाउस इज बीइंग यूज्ड फॉर हिज ओन रेजिडेंस। और अगर एक घर आदमी खुद अपने घर रहने के लिए यूज कर रहा है, इन दैट केसेस एनुअल वैल्यू इज नील। सो इन दिस सिनेरियो एक्स टैक्सेबल इनकम इज नील। तो आपको पहला सिनेरियो समझ में आया होगा। अब फ्रेंड आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पे। विजिट इंडिया फॉर 190 डेज इन PY 25-26। फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वो इंडिया में 182 डेज के लिए रहा है तो रेजिडेंट तो हो गया। अब जब भी इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा, वी नीड टू चेक दी अदर कंडीशंस फॉर दी RNOR। RNOR की 2 बेसिक कंडीशन होती है। एक, वो पिछले साल इंडिया में 7 सालों में 729 दिन या उससे कम रहा, और पिछले 9-10 सालों में वो 2 साल क्या था? नॉन रेजिडेंट था। अब फ्रेंड यहाँ पे वो देखा जाए तो पहली कंडीशन कौन सी है? फ्रेंड यहाँ मैं गलत बोल गया, पिछले 10 सालों में वो 9 साल नॉन रेजिडेंट है। तो यहाँ पे अगर हम पहली कंडीशन देखते हैं तो पहली कंडीशन क्या कह रही है? इन दोनों में से एक फुलफिल होनी चाहिए टू बिकम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब वो पिछले साल इंडिया में कितने दिन रहा है? 60 दिन रहा है। 5 सालों में 330 दिन रहा है। इसका मतलब 300 दिन रहा है, सॉरी। इसका मतलब वो इंडिया में 729 दिन से कम रहा है। हेंस उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब फ्रेंड उस केस में लॉ क्या बोलता है? इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट then income tax act can tax only one foreign income from business or profession set up outside India and controlled from India.
This is not the case here because Mr. X is not carrying on any business in USA. He has only 3 residential house in USA. So the above reasoning will prevail and taxable income is nil. तो जब एक इंडिविजुअल रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी सिर्फ एक फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. तो उसके जो घर 3 घर यूएसए में है फ्रेंड्स, वो तीनों घर पे इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट हैव अ टैक्सेशन पावर. हेंस वो तीनों घर पे कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं लगेगा. इंडिया में उसके पास कितना घर है? एक घर विच इज बीइंग यूज्ड फॉर हिज ओन रेजिडेंस, उसकी एनुअल वैल्यू नील हो गई. सो द इस टैक्सेबल इनकम इज नील इन बी सिनेरियो आल्सो. तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने अप्रोच कैसे करा. दोबारा से बोल रहा हूँ, जब भी फॉरेन इनकम और फॉरेनर इन्वॉल्व होगा आपको सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पे अराइव करना है. उसके बाद यू विल टेक अ डिसीजन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. नाउ अब आते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन पे. Mr. X has one residential house in USA and one residential house in India. Both the houses has been given on rent. The monthly rental was 50,000 for USA house and 30,000 for Indian house. In PY 25-26, the rent for 5 months of USA house has been received directly in India. Comment on the taxability in PY 25-26 in following cases. जब मिस्टर एक्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, मिस्टर एक्स रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और मिस्टर एक्स जो है वो नॉन रेजिडेंट है. अब क्वेश्चन में मैं बता रखा है क्या है. अब जब मिस्टर एक्स रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो फ्रेंड ये तो आप सबने पढ़ा है कि अगर एक आदमी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसकी ग्लोबल इनकम, फॉरेन इनकम, एवरी टाइप ऑफ फॉरेन इनकम एज वेल एज इंडियन इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. अगर वो ROR है तो वहां पे यूएसए में से कितना रेंट हो रहा है? 50,000. 50,000 को 12 से मल्टीप्लाई करा 6 लाख रुपए. इंडिया में कितना आ गया? 360. टोटल रेंटल इनकम कितनी है? 960. 30% हमने उसको डिडक्शन माइनस कर दी, एनुअल वैल्यू 6. ये मेरे पास ये आ गई फ्रेंड्स. अब आ रहा है एक्स इज अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. इस केस में RNOR सॉरी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसमें हमने ऊपर पढ़ा एक ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया एंड कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वो है नहीं. और इंडियन इनकम पूरी टैक्सेबल होती है. इंडियन इनकम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे सर. इंडियन इनकम कौन सी हो गई? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वेयर एवर एक्रू और इनकम एक्रू इन इंडिया. यहाँ पे जो उसका इंडिया में घर है एज पर सेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है इन दैट सिनेरियो उसका जो रेंटल इनकम होगी वो इंडिया में एक्रू मानी जाएगी. और यहाँ पे जो यूएसए का घर है, यूएसए का घर का 5 महीने का किराया 30 इंटू 50 इंटू 5 2.5 लाख उसको डायरेक्टली इंडिया में रिसीव हो गए. तो अगर बंदा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उस केस में ये इंडियन इनकम हो गई बिकॉज इनकम इंडिया में रिसीव हो गई, ये इनकम इंडिया में एक्रू हो गई क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है. तो टोटल इनकम कितनी हो गई फ्रेंड? 6,10,000 टोटल रेंटल, 30% लेस कर दिया, ये मेरे पास एनुअल वैल्यू आ गई. यहीं पे सेम स्टेटस अपहेल्ड करेगा फॉर नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट के केस में क्या होता है? सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी. और इंडियन इनकम में कौन सी बन रही है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और इनकम एक्रू इन इंडिया. इनकम रिसीव इंडिया में कितनी? 2.5 लाख रुपए हुई है, एक्रू कितनी? 360 हुई है. तो ग्रॉस रेंटल 6,10,000 हो गया, 30% माइनस करके 183 माइनस करके एनुअल वैल्यू 4,27,000 आ गई. तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आया होगा आपको. मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि मैं आपके सामने कुछ वैरायटी प्रेजेंट कर सकूं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो सके. आइए फ्रेंड आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. मिस्टर एक्स टुक अ लैंड ऑन लीज for 15 years at annual rent of 1,20,000. The FMV of the rent is 1.5 लाख. In PY 25-26 उसने 15 साल के लिए लैंड लीज पे ली है और उसकी FMV जो 1.5 लाख सस्ते में मिल गई उसको. He constructed a shopping complex thereon and rent it out on a monthly rental of 1 lakh in PY 25-26. फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे चीज बोलता हूँ, IHP में क्या चीज टैक्सेबल होती है? IHP is taxing the annual value of building of which assessee is owner. यहाँ पे लैंड उसने लीज पे ली है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी है. आप मुझे एक चीज बोल सकते हो कि सर एक कॉन्सेप्ट और आता है डीम्ड ओनर,
कि अगर आपने 15 साल से ज़्यादा 12 साल से ज़्यादा आपने प्रॉपर्टी किराए पे ली हो तो वो आप डीम ओनर बन जाते हो। फ्रेंड वो कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब आपने बिल्डिंग 15 साल 12 साल से ज़्यादा पे लीज पे ली है। यहाँ पे आपने लैंड 15 साल पे लीज पे ली है, तो जो डीम ओनर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्डिंग के लिए है कि IHP इज टैक्सिंग ओनली द यू कैन से द रेंट, सिंपल वर्ड बोलता हूँ, रेंट कमाने की जो बिल्डिंग की क्षमता है वो IHP हेड में टैक्सेबल हो रही है। तो IHP में ओनरशिप बिल्डिंग के बारे में बोल रहे हैं, डीम ओनरशिप भी बिल्डिंग के बारे में ही बोल रहे हैं। तो डीम ओनरशिप जो अब 15 साल 12 साल वाला क्लॉज है वो कब होगा, जब हमने बिल्डिंग 12 साल के लिए किराए पे ली है। यहाँ पे हमने लैंड 15 साल के लिए किराए पे ली है, तो लैंड का ओनर मैं नहीं बनूंगा। अब फ्रेंड मैंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग मैंने मंथली रेंटल कितने पे दे दी, 1 लाख रुपए पे, तो पूरे साल का रेंटल कितना हो गया मेरे पास, 12 लाख रुपए, क्योंकि बिल्डिंग का ओनर मैं ही हूँ, रेंट मैंने लीज पे लैंड मैंने लीज पे दी है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना आ रहा है, 30,000 हमने फ्रेंड पे कर दिया। नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 1170, 30% माइनस कर दिया, एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 8,19,000। इस क्वेश्चन में छोटा सा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिख दिया मिस्टर एक्स टुक लैंड ऑन लीज, तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन हो सकता था कि वो लैंड का भी क्या बन गया है, ओनर बन गया है, और दैट इज नॉट द केस बिकॉज डीम ओनरशिप इज ओनली अबाउट द बिल्डिंग। वो भी कब लगेगा कॉन्सेप्ट, जब हमने बिल्डिंग 12 साल से ज्यादा के लिए रेंट लीज पे लिए। तो अब छोटा सा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखने में लंबा लग रहा है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। Mr. X took a land on lease for 15 years at annual rent of 1,20,000. The FMV of the rent is 1.5 lakh in PY 25-26. Friends, error हो रही है, typo error, माफी चाहता हूँ उसके लिए। He constructed a commercial complex thereon with 3 equal floors. My mistake, यहाँ पे 22-23 में उसने लिया था। अब हम बात कर रहे प्रीवियस ईयर 25-26 की, उसने 22-23 में जमीन लीज पे ली थी और उसने उस पर कंस्ट्रक्टेड 3 फ्लोर बना लिए। ही ऑक्यूपाइड द ग्राउंड फ्लोर फॉर हिज बिजनेस एंड रेंट 2 फ्लोर्स एट अ मंथली रेंटल ऑफ 60,000 पर फ्लोर इन PY 25-26। मीन्स उसने, अगर हम ऐसे बात करें, ये चीज 3 फ्लोर बना लिए। फर्स्ट फ्लोर उसने खुद यूज करा है अपने बिजनेस के लिए। IHP में टैक्सेबल इवेंट कब होता है, ओनरशिप ऑफ अ बिल्डिंग नॉट बीइंग यूज फॉर हिज ओन बिजनेस। तो यहाँ पे जो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया है उसमें ग्राउंड फ्लोर वो खुद के लिए यूज कर रहा है, तो ये जो ग्राउंड फ्लोर वो खुद के लिए यूज कर रहा है, बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, इट आउटसाइड द परव्यू ऑफ द IHP, तो हम इसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। रेंट 2 फ्लोर उसने दे दिए 60,000 पर फ्लोर पर मंथ। The tenant at first floor paid outstanding rent of 1,20,000 for FY 24-25 and 25-26। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, IHP में जो इनकम टैक्सेबल होती है वो टैक्सेबल कब होती है फ्रेंड, एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे होती है, एक ही चीज होती है, अगर मेरे किराएदार ने किराया नहीं दिया है और वी हैव टेकन अ स्टेप्स टू वेकेट हिम, वी हैव टेकन द लीगल स्टेप, तब जाके हमें उसका डिडक्शन मिलती है जिस ईयर में उसने किराया नहीं दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि वी हैव टेकन अ स्टेप टू वेकेट दैट प्रीमाइसेस। इसका मतलब उसने नॉर्मल किराया जो 1,20,000 तक डिले दिया है, तो जो 1,20,000 24-25 का किराया था तो 25-26 में दिया है, वो 24-25 में टैक्सेबल हो गया था। है जो 1,20,000 आउटस्टैंडिंग उसने रेंट 25-26 में दिया है, इसकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है। While tenant at second floor did not pay rent for last 3 months of FY 25-26। अब सेकंड फ्लोर के टेनेंट ने 3 महीने किराया नहीं दिया। अब क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि हम लोगों ने स्टेप लिए टू वेकेट द टेनेंट एट सेकंड फ्लोर। इसका मतलब दोनों केसेस में जो किराया है मेरा 60,000 पर मंथ, इसका मतलब टोटल किराया कितना हो गया फ्रेंड, इसका हो गया 60,000 पर मंथ हो गया, इसका हो गया 60,000 पर मंथ हो गया, टोटल हो गया 1,20,000। तो पूरे साल का कितना हो गया, 14,40,000 किराया। तो 14,40,000 पूरा किराया जो है वो मेरा टैक्सेबल होगा PY 25-26 में। हमने इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पढ़ते हैं, पहले आते हैं। मिस्टर एक्स हैड टेकन अ लोन फ्रॉम NBFC फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राउंड फ्लोर एंड टुक अ लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड इन USA फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। The interest for PY 25-26 was 1 lakh NBFC और 80,000 USA friend. Mr. H neither pay interest to anyone nor deduct TDS thereof. The municipal tax of building कितना है, 30,000 फ्रेंड, 20 ले लेते, टाइप हो गया, सॉरी मेरी गलती, दोबारा से बोल रहा हूँ, टॉप करता हूँ। 30,000 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स पूरी बिल्डिंग का है।
अब फ्रेंड यहाँ पे जो तीसरा बिल्डिंग है उसके 3 फ्लोर है, इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर का 10, फर्स्ट फ्लोर का 10 और सेकंड फ्लोर का भी 10। तो इसका मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है वो आईएसपी के परव्यू में नहीं आ रही। इन दैट सिनेरियो जो हमने म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 पे करा है वो आईएसपी में डिडक्शन नहीं लेंगे। हम डिडक्शन किसकी लेंगे? फर्स्ट और सेकंड की, हेंस 20,000 मैंने माइनस कर दिए। अब मेरे पास नेट एनुअल वैल्यू आ गई, 30% डिडक्शन दे दी। अब फ्रेंड आता है इंटरेस्ट का खेल। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आईएसपी का परव्यू से बाहर है। बाकी दोनों फ्लोर जो है वो उसने आईएसपी के परव्यू में आ रहे हैं। उसको बनाने के लिए उसने लोन किससे लिया है? अपने फ्रेंड से लिया है, और उस पर उसने इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो आईएसपी में जस्ट लाइक पीजीबीपी, अगर किसी चीज दोबारा बोलता हूँ, अगर आईएसपी में भी कोई फॉरेन पेमेंट्स है और उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है और आपने उसकी टीडीएस रिडक्शन नहीं करी है या टीडीएस डिडक्ट करके आपने उसको डिपॉजिट नहीं करा है, तो उस इंटरेस्ट की रिडक्शन नहीं मिलेगी। हैंस आपको इस 80,000 रुपये की इंटरेस्ट रिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड? नो टीडीएस डिडक्शन। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट एक इंटरेस्ट वाला था, और बाकी जो 3 फ्लोर वाले पॉइंट थे यहाँ पे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं, इस तरह से मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट की थी। ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट एक नया था, जनरली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा फोकस वहाँ पे कहाँ जाता है? पीजीबीपी में जाता है। तो 80,000 बाहर की पेमेंट है। आईएसपी के प्रोविजंस में रूल है कि अगर आपने बाहर की पेमेंट इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटा है, काट के डिपॉजिट नहीं करा है, तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। हेंस मैंने इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं लिया है। तो फ्रेंड मेरी एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 9,94,000। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स इज प्रेजेंटली ओनर ऑफ 3 houses and 1 shop. On 1/4/25, he gifted 1 house to his wife, which she is using the same for carrying on her business of interior decoration. He also gifted the shop to his wife, which she gave on a monthly rental of 20,000. The expected rent of each of the house is 1,20,000 per annum. तो बाकी जो हाउस बचे हुए, compute the income from house property in the hands of Mr. X and Mrs. X for PY 25-26. अब फ्रेंड्स ऐसे समझते हैं, 4 प्रॉपर्टीज है मिस्टर एक्स के पास, उसमें से 3 उसके पास हाउस है और 1 उसके पास शॉप है। उस हाउस में से 2 वो खुद यूज कर रहा है, सेल्फ ले लेते हैं, हम इसको सेल्फ लिख लेते हैं। 1 उसने क्या करा है? वाइफ को गिफ्ट कर दिया। अब फ्रेंड हमने ऊपर सीखा था कि अगर कोई प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द आईएसपी। यहाँ पे जो एक घर उसने वाइफ को गिफ्ट कर दिया है, मिस्टर एक्स विल बी डीम्ड ओनर, ये आपने पढ़ा हुआ है, बट दैट हाउस इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द रेंटल और नॉट द पर्पस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे जो एक घर उसने वाइफ को गिफ्ट करा है, विच शी इज यूजिंग फॉर द पर्पस ऑफ हर बिजनेस, दैट हाउस विल बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द आईएचपी। तो यह घर का खत्म हो गया। अब 2 घर है, मिस्टर एक्स खुद के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी एनुअल वैल्यू नील होगी। एक शॉप उसने वाइफ को किस पे दे दिया फ्रेंड? गिफ्ट कर दिया शॉप को। हाँ, अब यहाँ पे जो गिफ्ट शॉप करी है, अब आईएचपी में जो हम आते हैं यहाँ पे, अगर आपको मैं ये प्रोविजन बताता हूँ, देखिए आईएचपी में कब हम डीम ओनर का कॉन्सेप्ट लगता है? जब एक हस्बैंड ले लेते हैं, स्पाउस दोनों का, और मतलब स्पाउस रिलेटिव वर्ड है। हस्बैंड अगर वाइफ को क्या गिफ्ट करता है? हस्बैंड अगर वाइफ को हाउस गिफ्ट करता है, इन दैट सिनेरियो हस्बैंड विल बी द डीम ओनर। बट यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को क्या गिफ्ट करा है? फ्रेंड शॉप गिफ्ट करी है। इस केस में हस्बैंड विल नॉट बी द डीम्ड ओनर। यहाँ पे वाइफ ने क्या करा है? शॉप किराए पे दे दी 20,000 रुपये। कितना मंथली रेंटल आया? 240। बट एक प्रोविजन और है क्लबिंग का। क्लबिंग में क्या होता है? इफ वाइफ रिसीव एनी गिफ्ट फ्रॉम दी हस्बैंड और उससे वो रेंटल इनकम, उससे वो इनकम कमा रही है, दैट इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ दी हस्बैंड। तो यहाँ पे जो उसने हस्बैंड ने वाइफ को शॉप गिफ्ट करी है, हस्बैंड विल नॉट बी कॉल्ड द डीम ओनर, बट बाय वर्च्यू ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन जो रेंटल इनकम आ रही है वो हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी फ्रेंड। तो रेंटल इनकम कितनी है? 2,40,000, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया ड्यू टू क्लबिंग। 30% रिडक्शन दे दी, एनुअल वैल्यू 168 आ गई। अब जो एक्स के हाथ में 2 घर है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसकी एनुअल नील हो गई। एक है जो उसने वाइफ को गिफ्ट करा है, विच इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस दैट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द आईएचपी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस इन द हैंड्स ऑफ एक्स
वो 168 हो गई। और वाइफ के हाथ में कोई भी आईएसपी की इनकम नहीं आएगी क्योंकि वाइफ किसी भी केस में ओनर नहीं है। प्रॉपर्टी की वो ओनर बन चुकी थी शॉप की, बट बाय वर्च्यू ऑफ द क्लबिंग प्रोविजन वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल हो गई, एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो गई। तो इस क्वेश्चन में ब्यूटी ये थी कि बेसिकली उसे शॉप जो उसने उस पर दी है, किराए पे गिफ्ट करी है वाइफ को, उसका जो इनकम है वो वर्च्यू ऑफ क्लबिंग प्रोविजन हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल होगा, वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। आइए फ्रेंड आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। Mr. X is the owner of the house property which has been given on a monthly rental of 24,000. He made his wife and major son Y equal owner in said property by gifting 1/3 share each on 30th June 24. He gifted 50 lakh rupees to his wife. Out of that, she purchased a house in the name of Mrs. X, Mr. X and Y with equal share on 1/6/24 and immediately rent out said house at 3,60,000 per annum. Mr. Y also purchased a house on 1/9/24 in the name of Mr. Y, Mr. X, Mrs. X with equal share. He also rented out said house immediately on a monthly rental of 15,000. Compute income under the head income from house property in the name of Mr. X, Mrs. X, Mr. Y. बॉस मैंने 3 कॉलम बनाए। अब हम सबसे पहले करते हैं एक्स की प्रॉपर्टी पे। एक्स की जो प्रॉपर्टी है उसका मंथली रेंटल कितना है, 24,000। 3 महीने तक अप्रैल से लेके जून तक उस प्रॉपर्टी का ओनर 100% कौन था, मिस्टर एक्स था। तो 24 इंटू 3 72,000 मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसने क्या करा फ्रेंड कि 1/30 को उसने 1/3 शेयर वाइफ को और अपने मेजर सन को गिफ्ट कर दिया। अब जो वो गिफ्ट उसने वाइफ को करा है उसकी रेंटल इनकम तो किसके हाथ में क्लब होगी, हस्बैंड के हाथ में क्लब होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड, 12,000 एक मिनट ठीक करता हूँ। उसका खुद का शेयर हो गया फ्रेंड 8,000 रुपए, वाइफ का शेयर हो गया 8,000 रुपए, टोटल हो गया 16,000 रुपए। ये 16,000 के इंटू 9 जो मैंने करा है ये नंबर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा क्योंकि उसने जो घर वाइफ को गिफ्ट करा है, हस्बैंड ही डीम ओनर कहलाएगा, घर है इसलिए। और जो मेजर सन को करा है उसमें कोई क्लबिंग नहीं लगेगी, तो जो 8,000 इंटू 9 हो गया वो वाई के हाथ में टैक्सेबल होगा। दिस इज द टैक्सेबिलिटी अबाउट द प्रॉपर्टी बीइंग ओन्ड बाय मिस्टर एक्स। अब हम आते हैं फ्रेंड मिसेस एक्स के केस में। मिसेस एक्स को 50 लाख रुपए कहाँ से मिले, उसको हस्बैंड से मिले। यहाँ पे डीम ओनरशिप का कॉन्सेप्ट में लगेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा क्लबिंग का। अब यहाँ पे उसने घर कितने का दिया है, 3,60,000 रुपए का मंथली किराया दिया है। अब हमारे प्रॉपर्टी कब से दिए किराए पे, 1/6/24 से लेके फ्रेंड कब तक दिए, 31 मार्च 25 तक। ये कितने हो गए फ्रेंड, 10 महीने हो गए ये मेरे पास। 3,60,000 रुपए पूरे साल का किराया है, तो 10 महीने का कितना हो गया फ्रेंड, इसको इससे काटा 30,000 रुपए, कितना हो गया फ्रेंड, 3 लाख रुपए 10 महीने का हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 लाख रुपए के 3 हिस्सेदार हो रहे भाई, एक मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स और मिस्टर वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उसने जो घर लिया है मिसेस एक्स ने, तीनों को इक्वल शेयर बना दिया है। तो यहाँ पे जो मिस्टर, यहाँ पे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, 3 लाख का हो गया ना दोस्त। अब जो रेंट मिल रहा है वो 1 लाख इसे मिल रहा है, 1 लाख इसे मिल रहा है, 1 लाख इसे मिल रहा है। अगर हम सिंपल बात करें, कोई क्लबिंग नहीं कुछ नहीं। अब 1 लाख रुपए जो इसको मिल रहे हैं, ये जो पैसा 1 लाख रुपए इनकम जो है, ये इनकम मिसेस एक्स के हाथ में कैसे आ रही थी, जो प्रॉपर्टी उसने अपने हस्बैंड से ली थी 50 लाख रुपए। तो अगर हम बात करें, ये दोनों जो है 2 लाख रुपए आ रहे हैं दोस्त, ये 2 लाख के 2 लाख रुपए किसके हाथ में टैक्सेबल होंगे, मिस्टर एक्स के, क्योंकि ये इनकम किससे आ रही है, जो गिफ्ट, जो अमाउंट एक्स ने मिसेस एक्स को गिफ्ट करा है, तो उससे जो भी इनकम अराइज होगी वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगी, मिस्टर एक्स के। तो मिस्टर एक्स के हाथ में कितनी टैक्सेबल हो गई, 2 लाख। अब मिसेस एक्स ने जो अपने मेजर बेटे को गिफ्ट करा है 1 लाख रुपए, यहाँ पे क्लबिंग लगेगी नहीं, तो फ्रेंड 1 लाख रुपए यहाँ पे एक्स वाई के हाथ में टैक्सेबल हो गए। अब आते हैं इसको मैं रख कर देता हूं। अब आते हैं फ्रेंड किसके केस में, मिस्टर वाई ने प्रॉपर्टी ली है कितने की दोस्त, 1/9/24 को ली है। उसका मंथली रेंटल कितना है, 15,000। तो फ्रेंड ये कितने दिन हो गए आपके, 7 महीने हो गए। तो कितने हो गए, 1,05,000। अब मिस्टर वाई ने भी क्या करा है, उस प्रॉपर्टी में तीनों को शेयर ओनरशिप दे दी, खुद को, मम्मी को और पापा को, तीनों को दे दी। अब जब मेजर बेटा
कुछ गिफ्ट कर रहा है मम्मी को या पापा को, तो ना तो क्लबिंग लगेगी और ना ही आईओएस का कोई प्रोविजन ट्रिगर होगा। तो जो तीनों लोग ओनर बन गए हैं उस सिनेरियो में क्या होगा, तीनों का रेंट कितना कितना आया, 35, 35, 35। ये तीनों के हाथ में क्या हो गया फ्रेंड, टैक्सेबल हो गया कि जो बेटा गिफ्ट कर रहा है मम्मी को या पापा को उसमें क्लबिंग और आईओएस नहीं लगता है। तो अगर हम देखें तो मिस्टर एक्स में ग्रॉस रेंटल कितना है फ्रेंड, 451। मिसेस एक्स में कितना है, 35। मिस्टर वाई में कितना है, 2,07,000। फिर हमने क्या करा फ्रेंड, इसमें से हमने 30% रिडक्शन सबकी माइनस कर दी एंड द रेस्ट इज माई एनुअल वैल्यू। तो होप ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें क्लबिंग भी मैं इंट्रोड्यूस करा और मैंने डीम ओनरशिप का कॉन्सेप्ट भी लेके आया। तो मेरी पूरी कोशिश रह रही है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ यूनिक और एक बेटर क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकूं सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।